हमने लास्ट क्लास में फूड वेब की, फूड चेन की बात करी थी। हमने उसमें यह पढ़ा था कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। हमने इसमें यह पढ़ लिया था कि एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, हमने यह पढ़ लिया था कि फूड चेन में अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होता है? सन। सन की कितनी परसेंट एनर्जी का यूज प्लांट करते हैं? 1%। फिर आगे कितनी जाती है? 10%। बाकी की कहां जाती है? एनवायरमेंट में चली जाती है। ठीक है, और हमने यह भी देखा था कि यह एनर्जी स्टेप बाय स्टेप बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक फूड चेन में मुश्किल से 3 या 4 मेंबर होते, उससे ज्यादा मेंबर इसमें नहीं होते। क्लियर? ये चीजें हमने पढ़ ली थी। अब दिक्कत वाली बात यह है कि जरा सोचो, प्लांट है, इसको खाया ग्रास हुपर ने, इसको खाया फ्रॉग ने, और इसको खाया स्नेक ने। सपोज करो कोई ऐसी बीमारी हो गई जिससे ग्रास हुपर मर गया। अब फ्रॉग के लिए खाना नहीं बचेगा, फ्रॉग मर जाएगा। फ्रॉग मर जाएगा, स्नेक क्या खाएगा? स्नेक खत्म हो जाएंगे, और प्लांट बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और जब कोई लिविंग सिस्टम नहीं रहेगा, इस तरह से पूरा इकोसिस्टम खत्म हो गया। इसीलिए जरूरी है कि फ्रॉग के पास कोई ऑल्टरनेट होना चाहिए, स्नेक के पास कोई ऑल्टरनेट होना चाहिए। इसीलिए किसी भी एक जगह पर एक फूड चेन कभी भी नहीं होती है। उस सिस्टम में, उस इकोसिस्टम में मोर देन वन फूड चेन होती है। मतलब कहने का यह हो गया कि हो यह सकता है, प्लांट, प्लांट को खा लेगा डीर, डियर को खा लेगा, लॉयन के अलावा कौन खा सकता है? लेपर्ड, लेपर्ड को कौन खा लेगा? लॉयन। और बोलो, रैबिट, रैबिट को, अरे कोई बात नहीं, ये वाला खा रहा है हमारा वाला। स्नेक, स्नेक को हॉक खा लेता है। ठीक है, ओके। और बताओ, प्लांट को कौन खा सकता है? बग। ये कौन होता है? हाँ, रैट आया, रैट। बग को कौन खाएगा? फ्रॉग। फ्रॉग को स्नेक। और बताओ, ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर फ्रॉग को भी खा सकता है। मतलब यही जो भी है, फ्रॉग को स्नेक खा सकता है, फ्रॉग को और कौन खा सकता है? हैं? ठीक है, इस तरह से इसको हॉक खा लेगा, हॉक किसी को भी खा लेता है, लॉयन को भी खा लेगा। चलिए, और डियर को कौन खा सकता है? रैबिट को कौन खा सकता है? स्नेक खा सकता है। बिल्ली, कैट। मेरा वाला खरगोश, खरगोश खा गई थी बिल्ली। हाँ, रैबिट को लेपर्ड भी खा सकता है। ठीक है, तो ये एक फूड चेन, ये एक फूड चेन, ये दूसरी, ये तीसरी। अब क्या होगा, इन केस रैबिट अगर मर भी जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि लेपर्ड मर जाएंगे, वो डियर पे भी हो सकते हैं। बट सोचो, डियर भी मर गया। इसीलिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी स्पीशीज है ना, वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट ना हो पाए, इसलिए उनको रिजर्व करा जाता है। डॉल्फिन मर ना जाए कहीं पूरी की पूरी, वरना से पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। ऐसा ही एक बार हो गया। अब होता क्या है कि आपसे पूछ सकता है कि अगर पूरे रैबिट खत्म कर दिए जाए इस दुनिया के, तो इसके पीछे वालों की संख्या खत्म हो जाएगी, आगे वालों की संख्या बढ़ जाएगी। आपसे बोलता है लेपर्ड मार दिया जाए, इस फूड चेन में से लेपर्ड हटा दो, तो क्या होगा? लोयन मर जाएगा, पीछे वाला तो मर जाएगा, उसके लिए तो मर ही गया, बट आगे वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उनकी संख्या ज्यादा बढ़ने की वजह से प्लांट खत्म हो जाएंगे। समझ रहे हो? एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। चाइना में क्या हुआ था कि जो क्रॉप होती थी, तो क्रॉप को एक बग खाता था कुछ, तो इसको खाती थी कुछ स्पैरोज या चिड़िया थी कुछ। ये स्पैरो क्रॉप भी खा लेती थी, जिससे चाइना में स्पैरो नहीं होगी, कोई चिड़िया थी, वो बहुत ज्यादा क्रॉप का नुकसान करती थी। तो चाइना की गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर जगह पे बोल दिया कि सारी स्पैरो मार दो।
सारी स्पैरो मार दी। अब क्या हुआ, बग बहुत ज्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से क्रॉप खत्म हो गई वहां की और बंजर होगी वो जमीन। मैं चाइना की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये होता है कि अगर आप कोई भी एक को हटा दोगे तो पीछे वाले सारे मर जाएंगे और आगे वालों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि उनके आगे वालों को खत्म कर देगा पूरा। तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाता है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा फूड चेन रन करती हैं और इसके मेंबर एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, क्या कहलाता है, फूड वेब। क्लियर? और एक बार पढ़ भी लेते हैं, हमारे पास नोट्स में मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। क्वेश्चन है, व्हाट इज फूड वेब, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी, बैठ करके पढ़ोगे तो लिख पाओगे, नहीं तो फिर उल्टी पुल्टी बातें लिखते हो, तुम अंग्रेजी तुम्हारी स्ट्रॉन्ग है नहीं। द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम विच एस्टैब्लिश a network of relationship between various species, सब में कोई ना कोई है रिलेशनशिप, ठीक है, इज कॉल्ड फूड वेब। मींस अगर आपको वो लैंग्वेज पसंद आ गई तो वो, अदरवाइज ये वाली लैंग्वेज। द नेटवर्क ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स existing in an ecosystem is called a food web. Clear? Okay, in this food web there is a network of numerous pathways along which the food flows in a grassland. Okay, what do you mean by trophic level? ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, एक हमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि आपसे बोलता है कि एक ऐसी फूड चेन लिखिए जो मेराइन सिस्टम में चलती है, वाटर में चलती है। तो लिखिए एग्जांपल ऑफ ए फूड चेन, मेराइन सिस्टम। मेराइन मतलब वाटर, एक्वेटिक फूड चेन, हाँ एक्वेटिक फूड चेन कह सकते हो इसको आप, क्योंकि लोग बागों को ध्यान नहीं रहता फिर इसका। तो वहां पर प्लांट हो गए, जैसे एल्गी है, एल्गी को प्रोटोजोआ खा लेगा, प्रोटोजोआ को स्मॉल फिश खा लेगी, स्मॉल फिश को बिग फिश खा लेगी। तो ये आपको लिख करके आना पड़ेगा, याद रख लेना इसको भी। आइए एक और चीज समझिए, ऐसे कोई कहानी सुनाता हूं तुम्हें। एक जगह थी जापान में, जापान में क्या था कि एक गांव था, यहां के लोगों को एक अजीब सी बीमारी होने लग गई, सबको। इस डिजीज का नाम था मिनामाटा डिजीज। जब ये लोग डॉक्टर के पास जाते तो इनका चेकअप हुआ और इनके ब्लड को टेस्ट करा गया, तो ये पता लगा कि ब्लड में मर्करी का लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से ये बीमार हो रहे हैं। अब ये बात सामने आई कि ब्लड में मर्करी आया कहां से, भाई मर्करी कहां से, कोई इंजेक्शन तो डाल नहीं रहा, जरूर खाने पीने में आ रहा है। तो ये पता करा गया कि इनके खाने की क्या खाते हैं ये। तो वहां पर जो नदी बहती थी उसमें फिशेस थी, ये उस फिशेस को खाते थे। एक मछली पकड़ी गई और उसका टेस्ट करा गया, ये पता लगा कि उस मछली में मर्करी का लेवल ज्यादा है। अब बात यह आई कि मर्करी का लेवल मछली में ज्यादा कहां से आया, तो पता करा गया कि वहां जो पानी है उस पानी में ही मर्करी का लेवल ज्यादा था। तो पानी से फिश, फिश से यहां पर। क्लियर? अब ये पता करा गया कि इस पानी में ससुरा कहां से आया, तो ये पता करा गया कि ये घूमती घूमती निकलती निकलती एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में जो चीज मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें मरकरी का काम आता है, और वेस्टेज मरकरी को ये लोग पानी में बहा देते हैं। तो जैसे ये मरकरी पानी में जाती, ये फिश इसको पी लेती, पानी तो ये पिएगी, तो इसके अंदर ज्यादा आया, जिसकी वजह से ये आया। और अब इसको कोई खा नहीं रहा, समझना। एक अब ये आपको पता है, ये फूड चेन बन गई आपके, फिश, फिश से आदमी। 10% एनर्जी के हिसाब से आदमी के पास लेस एनर्जी बचेगी। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि प्लांट है, प्लांट को खाया ग्रास ऊपर ने, या यूं कहो कि प्लांट को कोई भी छोटी सी चीज मान लो, एक तो याद नहीं आता कौन किसको खाता है, रैबिट मान लो, हाँ रैबिट सही रहेगा। रैबिट, रैबिट को खाया कैट ने, कैट को खाया डॉग ने, डॉग ने खाया, अरे इतने सारे नहीं बनाने, रैबिट को खाया इसने खा लेता रैबिट,
और लॉयर ने खा लिया, आज इसका मूड खराब था। पिकॉक मान लो। अब क्या हो रहा है कि रैबिट को प्लांट में कोई, हाँ तो रैबिट है, रैबिट के पास एनर्जी कम बचेगी, स्नेक के पास कम, पीकॉक के पास कम। तो पीकॉक ने खाए 50 मोर, 50 स्नेक खाए, ये कम से कम थोड़ा कम खाएगा, मैंने माना ये खाएगा 20 रैबिट, रैबिट खाएगा एक प्लांट। ये संख्या में बढ़ोतरी क्यों हो रही है? क्योंकि एनर्जी कम हो रही है, इसके पास इतनी कम एनर्जी कि इसको ज्यादा स्नेक खाने पड़ेंगे, इसलिए ज्यादा ताकतवर रहेगा। तो वही बात है कि आदमी को जिंदा रहने के लिए फिश बहुत ज्यादा खानी पड़ेगी। तो अगर कोई डिजीज, कोई पेस्टिसाइड हुआ, वो प्लांट पे डाला गया, तो रैबिट ने एक प्लांट खाया, इसके पास आ गया, इसने 20 रैबिट खाए, तो इसके पास वो चीज बढ़ गई, और ये 50 खाएगा तो इसके पास सबसे ज्यादा हो जाएगी, तो ये बहुत ज्यादा मैग्नीफाई हो जाएगा। इसको कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। तो बायो मैग्निफिकेशन की वजह से इन लोगों में मरकरी बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर बाद में गवर्नमेंट से कहकर के फैक्ट्री बंद करवाई, तब जाकर के धीरे धीरे इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसने मरकरी को हटाया और ये लोग सही हो पाए। सो दिस इज बायो मैग्निफिकेशन। ऐसा ही हमारे साथ हुआ, शायद 1956 की बात है, हम लोग गेहूं की फसल में इसको कीड़ों से बचाने के लिए डीडीटी का यूज करते थे। जब ये फसल हम लोग खाते थे तो हम लोगों में डीडीटी बढ़ने लग गया, और जैसे इसका लेवल 13 से 31 ppm आता, हम लोग बीमार होने लग जाते थे। बाद में ब्लड टेस्ट हुआ, पता लगा क्या हुआ, तो इनको पता लगा इनके पास डीडीटी ज्यादा आ रहा है। सबको पता था डीडीटी कहां यूज होता है, तो गवर्नमेंट ने डीडीटी बंद करा। ठीक है, कर दिया, होता आज भी यूज है वो। गवर्नमेंट, इंडिया में कोई चीज बैन होती है क्या? कैसी बातें करते हो तुम? ठीक है, तो ये सब बायो मैग्निफिकेशन होता है। बट ये है कि आपसे बोले कि एक फूड चेन में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन पेस्टिसाइड की अगर हुई तो किसके पास निकलनी है? टॉप कंज्यूमर के पास, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा खाता है। ज्यादा क्यों खाता है? क्योंकि उसके पास एनर्जी कम बचती है। क्लियर? सो दिस वाज बायो मैग्निफिकेशन। एक बार पढ़ के सुनाते हैं आपको। हाँ, ये रहा बायो मैग्निफिकेशन, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल। हर एक ट्रॉफिक लेवल पर ये कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। ये और खाएगा, इस पे और बढ़ेगी, ये और खाएगा, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। दैट इज मैग्नीफाई हो रहा है बायोलॉजिकली। लिखा हो मिल जाएगा ना। The increase in concentration of harmful chemicals like pesticides in the body of living organisms at each trophic level of food chain is called biomagnification. अब इसके बाद हमारे पास छोटी सी चीज है, वो भी पढ़ लेते हैं हम। ओजोन लेयर। सोचो, आपको देखो हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर होती है, पता है आपको? ये है ओजोन लेयर। अब कहते हैं ओजोन लेयर में हो गया छेद। छेद का मतलब ऐसे छेद हो गया? नहीं, ओजोन लेयर में छेद का मतलब वो ओजोन लेयर वहां पर कैसी हो गई है? पतली हो गई। कहां हुई है? अंटार्कटिका के ऊपर। अब सोचो घूम करके हम वहां पहुंच जाए, फिर तो हमारी तो लग जाएगी। एटमॉस्फेयर भी घूमता है ना साथ साथ, तो हम नहीं पहुंच सकते। तो यहां पे अगर ये थिकनेस ज्यादा है, जिस जगह पर ओजोन लेयर की थिकनेस कम है, हम कह देते हैं यहां पर क्या हो गया है? ओजोन लेयर में छेद हो गया है। क्योंकि ओजोन लेयर बेसिकली सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करती है। अदरवाइज ये लाइट रे हमारे पास अगर पहुंच जाती हैं तो हमारे पास कई तरह की स्किन डिजीजेस हो सकती है। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास ओजोन लेयर। इसका काम आपको पता है। ओजोन का स्ट्रक्चर आपके लेवल पे दे रखा है ये। तो क्वेश्चन है, ओजोन डेडली पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, O3 जो है ये तुरंत दो पार्ट में टूटता है, O2 प्लस O में, और ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। खैर देखते हैं क्या क्या सिलेबस में। ओजोन इज अ डेडली पॉइजनस गैस formed by 3 atoms of oxygen
ठीक है। फिर कहता है ओजोन लेयर बनती कैसे है, तो कहता है कि ओजोन लेयर जो होती है, ऑक्सीजन जो होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो अल्ट्रावायलेट रेज से रिएक्शन करके ओ में टूटती है, एटम वाला, और ये एटम वाला O2 को ऑक्सीडाइज करके O3 में चेंज करता है, शायद यही बोला होगा इन्होंने। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ओजोन लेयर बनती है। एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज इस पे गिरती हैं, ये ऑक्सीजन अपनी एटॉमिक स्टेट में चला जाता है और एटम हाईली रिएक्टिव होता है। इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट का मतलब अभी अभी जो पैदा हुआ है। तो ये क्या करती है, बाकियों की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके O3 बनाती है। तो इस तरह से हमारे पास ओजोन लेयर बनती है। इसमें लिख लीजिए प्रोडक्शन ऑफ, देखिए फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। डन। ओके, अब ये जो ओजोन लेयर बन रही है, ये ओजोन लेयर जो होती है, कई चीजों से इस पर इंपैक्ट आता है। उसमें सबसे ज्यादा होते हैं फ्रीऑन्स। ये फ्रीऑन्स O3 से रिएक्शन करके इसको तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर रिड्यूस हो जाती है, पतली पतली हो जाती है। ठीक है, हाँ कंपाउंड्स होते हैं। अब देखते हैं आपकी दे रखा है नहीं दे रखा वाली बात है। हाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना, हाँ वही चीज है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ले लो यार, तुम तो ज्यादा पढ़ने की बातें तुमसे करनी नहीं चाहिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है, उसमें क्या क्लोरो, फ्लोरो और कार्बन, इस तरह कंपाउंड होता है, इनको हम फ्रीऑन्स कहते हैं। ठीक है, तो उनकी वजह से ज्यादातर रिड्यूस होती है। तो सिंपल है, सब क्वेश्चन नहीं है कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ओजोन लेयर, हाउ इट इज रिड्यूस। तो बेनिफिट तो आप लिख सकते हैं, इट एब्जॉर्ब्स द मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन टू अर्थ। क्लियर है। इट शील्ड अस फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज सच एज स्किन कैंसर, वो कैटरेक्ट, कैटरेक्ट समझते हो, मोतियाबिंद, तो वो सब हो जाता है। डिप्लीशन ऑफ O3 लेयर इज ड्यू टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, और ये कहां से निकलता है, जेट प्लेन्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर की गैसेस में होते हैं, उस सब में होते हैं, ये सब परफ्यूम्स में भी होते हैं। सही बात है। सो दिस वाज द चैप्टर।